Hello, dear learners. I hope you all are doing good and I hope you all are doing well. So, I am Yashvi and I am your SST educator. And today, in today's class, we will start chapter number 3, and the name of the chapter is Advent of Europeans Rule of India. आज हम देखेंगे कैसे यूरोप्स ने किस तरीके से वॉर हुई थी, ठीक है, कैसे यूरोप्स आए थे इंडिया में, ठीक है, यूरोप्स का क्या रोल रहा है हमारे इंडिया में. ओके, आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. एंड इस चैप्टर में आपको काफ़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, ठीक है, कि किस तरीके से यूरोपियन हमारे इंडिया में आए, क्या क्या उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को किया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. सो वी विल डिस्कस ट्रेड वॉर एंड स्ट्रगल. सबसे पहले ट्रेड वॉर के बारे में हम देखते हैं. वी सी द एंट्री ऑफ अ न्यू एलिमेंट्स ब्रिटिश मर्चेंट्स अगेंस्ट द backdrop of division of fragmentation of India into several localized states of power. Since the British trades were outside from the Irish कॉलोनीज इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका. सो इसमें क्या बोला गया है कि किस तरीके से हम देखेंगे जो ब्रिटिश मर्चेंट्स है उसने किस तरीके से आके हमारे इंडिया में रूल किया, कौन कौन सी अलग अलग ट्रेड कंपनीज हमारे यहाँ पे आई, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे. Thus an unknown new elements have been introduced in the political field of India. One that was have far-reaching effects. The British do not do anything in hurry. They proceed carefully against familiarities with new environment. Within 20 years, a big portion of country came under the direct control of British East India Company. ठीक है, उन्होंने 20 इयर्स के अंदर अंदर काफी बड़ा पोर्शन ब्रिटिश ने अपने अंडर कर लिया था. साइमल्टेनियसली सिमिलरली ट्रेड कंपनी लाइक यूरोप trade companies of other Europe countries such as Holland, Portugal, France, Denmark also set up their center in इंडिया. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने तो इंडिया में अपनी कंपनीज को सेटअप किया ही किया, उसके साथ साथ अगर हम कहें और भी काफी कंपनीज थी जिन्होंने अपना ट्रेड यहाँ पे सेटअप किया. कहाँ पे? इंडिया में. सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपियन सेटलमेंट्स इन इंडिया. यूरोपियन सेटलमेंट्स कौन कौन सी थी इंडिया में? सबसे पहले पोर्चुगल्स हमारे इंडिया में आए थे. देखिए, ये सारे फॉरेनर जो भी ट्रेडर्स है वो इंडिया में आए थे और अपना ट्रेड किया था. ठीक है, ट्रेड को अपना सेटअप करना चाह रहे थे क्योंकि उस टाइम पे इंडिया एक ऐसा कंट्री माना जाता था कि फॉरेनर्स के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट था. फॉरेनर्स चाहते थे कि हम इंडिया में आके अपना ट्रेड को एक्सपेंड करें, वो यहाँ से सस्ती चीजें लेके जाके और अपनी मार्केट्स में वहां पे जाके सेल करते थे इन अ हायर प्राइस. तो उनका एक ही रूल होता था, यहाँ से चीजें लेके वहां पे जाके बेचना और फिर प्रॉफिट कमाना. जैसे जैसे उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, जब वो एक ऐसी स्टेबलाइज पोजीशन में, उनके पास जब मनी हो गया, तब उन्होंने सोचा अब हम इंडिया में ही अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं क्योंकि इंडिया में उनको काफी ग्रोथ दिखती थी. तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स हमारे इंडिया में आके ट्रेड किया है. सबसे पहले द पोर्चुगीज आए थे इन 1502. In 1502, Vasco da Gama set up factories when he came in India for the second time. किसने सेटअप किया था इंडस्ट्रीज को? वास्को डिगामा ने. ठीक है, इन 1503 it was followed by one more setup, अल्फोंसो दे अल्बुजरी. तो इन्होंने भी इनके साथ सेटअप किया. सबसे पहले वास्को डिगामा तो आए थे, कब आए थे और कब सेटअप किया? 1503 में. ठीक है, द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन द ईस्ट वाज अल्फोंसो. ठीक है, वो अल्फोंसो जो थे वो हमारे पोर्चुगल के हम कह सकते हैं एक्चुअल फाउंडर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे हम जो चीजें देखेंगे ना, किस तरीके से पोर्चुगल से आए थे. जैसे पोर्चुगल ने सबसे पहले गोवा को ऑक्युपाइड किया. कौन से ईयर में? 1510 AD फ्रॉम बीजापुर रूल.
बीजापुर जब वहां पे रूल कर रहे थे उनसे सबसे पहले पोर्चुगल ने, इसलिए आज के टाइम पे भी पूछते गोवा में किसका शासन रहा था पहले, ब्रिटिशर्स का नहीं रहा था, वो पोर्चुगल्स का रहा था, ठीक है। तो वहां पे बीजापुर जो रूलर थे उनको करके उन्होंने उसको टेक ओवर किया था। गोवा विच द पोर्चुगल्स कंट्रोल फ्रॉम around 4.5 years. How many years? 4.5 years became the center of political and commercial power of India. वो एक सेंटर बन गया था क्योंकि उस टाइम पोर्चुगल्स ने आके, उस टाइम पे देखिए 1500s की बात हो रही है, उस टाइम पे आके गोवा में अच्छे से रूल किया और गोवा उस टाइम का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर बना गया, ठीक है। The success of Portuguese trader India trigger a competition among the other Europeans. जिस तरीके से पोर्चुगल्स का अच्छा खासा ट्रेड वहां पे सेटअप हो गया, हम भी इंडिया का कोई पार्ट, कोई हिस्सा, कोई स्टेट को पकड़ेंगे और वहां पे अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, हम भी अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, in due course the Portuguese was driven to surrender its monopoly of the Indian trade to rivals after series of terrific wars. ओके, तो ये पोर्चुगल्स ने इस तरीके से हमारे इंडिया में आए, सेटअप किया, और ये सबसे पहले ट्रेडर्स थे जिन्होंने इंडिया में आए और अपना सेटअप किया। और किसने किया, कौन थे, हमारे वास्को डिगामा, ठीक है। द डच, अब हम डच के बारे में देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द डच वैकेट अपॉन द पोर्चुगल मोनोपोली फ्रॉम द ईस्ट। देखिए ये लोग क्यों आए थे, क्योंकि जो मोनोपोली हो रखी थी पोर्चुगल्स को, उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए। मोनोपोली क्या है, जब एक ही कंपनी, एक ही किसी का शासन हो, है ना, एक ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कोई एक ही कंपनी रूल कर रही है, ठीक है, तो उस कंपनी की मोनोपोली, उसने सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उस टाइम पे पोर्चुगल्स थे। इन 1602 द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देम। कौन सी उन्होंने स्टैब्लिश की, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांट द राइट्स टू कंटिन्यू ट्रेड, उनको ग्रांट हुआ कि वो ट्रेड करेंगे, वेज वॉर इन अ बिड टू एक्वायर द टेररिस्ट एंड बिल्ड फोर्ट्रेसेस, मतलब अपना फोर्ट्स वगैरह डेवलप करेंगे, और उनको ये अलाउ मिल गया था कि वो वहां पे ट्रेड कर सके, ठीक है। राइट टू कंटिन्यू ट्रेड एंड वेजिस वॉर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो डच भी आए थे, उन्होंने भी हमारी काफी ज्यादा जगहों पे रूल किया, ठीक है। फिर हम देखते द ब्रिटिश now focused on India. The Dutch was mainly interested in the Dutch was mainly interested in the Spice Island in Indonesia, where they set up their hold and sold their Indian settlements, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपना, डच ने आगे आगे धीरे धीरे करके अपने सेटलमेंट्स किए। फिर हम देखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ओके, तो ये कौन थी, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट वाज ग्रांट, जिनको क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट कर दी थी राइट्स ट्रेड्स की, कि आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, आप जाओ इंडिया में ट्रेड करो, वहां पे अच्छी अपना बिजनेस ग्रो करो, ठीक है। तो कितने पीरियड के लिए, 15 ईयर्स तक के लिए। द कंपनी स्टार्टेड इट्स ट्रेडिंग वर्क एट द पोर्ट ऑफ सूरत। उन्होंने कहाँ पे किया था, सूरत पे, जैसे पोर्चुगल्स ने कहाँ पे ट्रेड किया, गोवा में, ठीक है। इंडियन रूलर्स and they are very enthusiastic, ठीक है, they are very enthusiastically accommodate the new comers in the hope of pitting them against the Portugals, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि हम ऐसे न्यू कमर्स आए ताकि हम पोर्चुगल्स का जो ट्रेड, जो उनके साथ compete कर पाए, जो उनकी मोनोपोली है उसको ब्रोक कर पाए। द कंपनी has defeated the Portugals on the sea of सूरत। कब डिफीट किया उन्होंने, इन द सी ऑफ सूरत इन 1612 में, ठीक है। तो इंग्लिश जो थे उन्होंने पोर्चुगल्स को इस वॉर में एकदम कर दिया, क्या, डिफीट। दस रिवील इट्स नेवल स्ट्रेंथ, उसकी नेवल स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने उनको डिफीट कर दिया, कि इन्होंने द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ठीक है। एंड इंपेरियल फार्मैन फ्रॉम जहांगीर अलाउ द कंपनी टू सेट अप अ परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत। देखिए जहांगीर से अलाउ मिलने के बाद उन्होंने अपनी एक परमानेंट सेटअप कर ली इंडस्ट्री सूरत में। ओके, कौन से ईयर में, 1613 में। ओके, लेटर द ब्रिटिश एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट सर थॉमस रॉय मैनेज टू ऑब्टेन द राइट टू ट्रेड इन सूरत। धीरे धीरे उन्होंने अपना किया,
ठीक है, सबसे पहले सूरत, फिर गुजरात, इस तरीके से हमारा। और जहांगीर ने परमिशन भी ग्रांट कर दी उनको कि वो सूरत में ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड द हुगली में अपना ट्रेड करें। किसने इनको ग्रांट किया? जहांगीर ने, कि आप आओ ट्रेड करिए। ठीक है, ऑफ कोर्स उस टाइम पे उनको आते थे तो उनको उस टाइम के जो रूलर्स होते थे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी कि आई वांट टू डू ट्रेड, तो अब मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब फ्रांस लोग, फ्रेंच लोग, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन फ्रांस इन 1684 में। विच ईयर? 1684। ड्यूरिंग द लुइस के कंट्रोल में हमारी फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, द फ्रांस कंपनी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, ये सब इनके उसमें वो थे। अब आप कुछ देखते हैं, एंग्लो फ्रांस राइवलरी एंड ट्रेड वॉर्स, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ठीक है, ऐसे इसके फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड वॉर हुए थे। ठीक है, a state ruled by Nawab under the Nizam, which with its capital Arcot was known as Carnatic। कार्नेटिक मतलब जहाँ पे नवाब का रूल हो। ठीक है, उस टाइम नवाब से ना बहुत सारे। ठीक है, जहाँ पे उनका रूल होता है उसको कहते हैं, और जिसकी कैपिटल कार्नॉट है, सॉरी आर्नॉट है, वो उसको कार्नेट कहते हैं। द नवाब वॉज नाउ एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। अब नवाब क्या थे? इंडिपेंडेंट अपना काम करते थे। ठीक है, मदुरई एंड तिरुचिरापल्ली वर बोथ अंडर द नवाब ऑफ कार्नेटिक, विद तंजौर वॉज अ मराठा जागीर अंडर द मराठा मैसूर वॉज अ हिंदू किंगडम। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे कैसे जो कार्नेटिक वॉर्स हो रहे थे। ठीक है, इनमें से हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, second Carnatic War, and the date is important. First Carnatic War is 1746 से लेके 1748 तक। ओके, in 1740 a war known as Austrian War of Succession broke out in Europe। ठीक है, यूरोप में ये एक वॉर हुई। In this war England and France took up opposite side। इसमें क्या हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस ने ऑपोजिट साइड, दोनों के बीच में ये वॉर हुई। किन के बीच में? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। दिस naturally resulted in war between English and France trade companies in India known as First Carnatic War। ठीक है, ये पूछा जाएगा किन के बीच में हुई थी। ठीक है, ये चीजें। The war raised the prestigious Dupleix become a part of seizing Fort St. John। He has also defeated Nawab of Anwar ud-Din of Arcot। It is happened with the Dupleix capture मद्रास, चेन्नई, द फ्रांस राइवलरी। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपना कैप्चर करना शुरू किया। ठीक है, वैसे ही सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में देखते हैं। ठीक है, इट इज अनऑफिशियल वॉर, ये एक अनऑफिशियल वॉर थी। ठीक है, बिटवीन ट्रेड कंपनीज किन के बीच में थी? इन दोनों के बीच में ही थी। एट द टाइम वेयर द पीस बिटवीन टू कंपनी, इन दोनों के बीच में पीस थी, तो इसलिए वो अनऑफिशियल थी। ठीक है, वो ऑफिशियली उसके बारे में नहीं कही है। ठीक है, द निजाम शाह डाई हो गए थे इतने में। द थ्रोन ऑन हैदराबाद फर्स्टली कंटेक्स्ट, ये इस तरीके से उसके धीरे धीरे करके, ये देखिए इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज है ना, किस डेट को हुई एंड कौन सा उसमें ईयर था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी जो इन डेप्थ नॉलेज लिखी हुई है कि उस टाइम पे कौन कौन सी जगह पे उन्होंने अपना आगे कैप्शन किया। ठीक है, कैप्चर किया। नेक्स्ट, थर्ड कार्नेटिक वॉर कौन से ईयर से कौन से ईयर में है एंड किन दोनों लोगों के बीच में है? फ्रांस एंड ब्रिटिश फॉर सुप्रीमेसी इन एरिया। देखिए इनके बीच में जो भी वॉर हुए हैं ना, ये अपने एरिया को इंक्रीज करने के लिए हुए हैं। ठीक है, द फर्स्ट टू कार्नेटिक वॉर वॉज मेनली फाउंड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ सदर्न इंडिया। इनके दोनों जो हुए थे वो हुए थे ईस्ट कोस्ट ऑफ सदर्न इंडिया पे। बट द थर्ड कार्नेटिक वॉर वो कहाँ पे हुआ था? हमारे बंगाल प्रोविंस में। ठीक है,
पहले दो तो सदन में हमने देखे थे जिस तरीके से ऊपर लिख रखे थे, है ना, जो जो भी हमारा सदर्न एरिया था उसमें उन्होंने किए, पर जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था वो बंगाल में हुआ। द ब्रिटिशर वॉज डिफीटेड, किसको डिफीट किया उन्होंने, नवाब सिराज उद दौला को, बंगाल के, जिसको हम बैटर ऑफ प्लासी भी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे इसके बारे में, बैटर ऑफ प्लासी। देखिए ये तीन जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आगे जो हम प्लासी, बक्सर और बाकी चीजें देखेंगे, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके बारे में और मैंने बात ही किया तो आगे बंगाल आ भी गया, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। विक्ट्री ओवर बंगाल हेल्प द ब्रिटिश, देखिए जैसी बंगाल पे विक्ट्री उनको मिली, उनका हो गया सारी मेहनत सफल, क्योंकि बंगाल उस टाइम का ऐसा एक पावरफुल स्टेट था जहां हर कोई रूल करना चाहता था, ठीक है, पहले बंगाल कैपिटल भी था, है ना, वहां के रूलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो हर कोई वहां पे अपना रूल करना चाहता था, ठीक है। तो विक्ट्री ओवर बंगाल हेल्प ब्रिटिशर एज दे कुड यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू फाइनेंस देयर कार्नेट, जो भी उस वॉर में उनका खर्चा पानी हुआ है वो अब रिफिल कर पाएंगे, किससे, अपने जो जीता है उन्होंने बंगाल से, है ना। तो ये हमने देखा छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इवेंचुअली द फ्रांस लॉस देयर पोजेशन इन इंडिया, फ्रांस इवन पोर्चुगल्स वो धीरे धीरे अपना जो भी उनका पावर थी वो कम होती गई, और किसकी पावर बढ़ गई, ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स ने एट द टाइम ऑफ आपने देखा होगा काफी लंबे समय तक पूरे हमारे इंडिया पे रूल आउट किया। द वॉर एंडेड इन 1763 with the Treaty of Paris and with the end of France pursuit of empire in India, ठीक है। तो ये कब खत्म हुआ, हमारा ट्रीटी साइन करने के बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं जो द वॉर विद इंडियन रूलर्स के साथ जब वॉर हुआ तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जब इंडियन रूलर के साथ वॉर किया तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, ठीक है, ये सब हम देखते हैं। ओके, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक? Yes, na. So give me excitement. Show me some excitement. Okay. So Bengal के बारे में हम देखते हैं. The East India Company came to Bengal in 1650 में वो आई. When the Mughal Empire allowed the company to settle business, उस टाइम मुगल एम्पायर तो थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला आप यहाँ पे सेटल करो विद आपको कोई ट्रेड, आपको फ्री ट्रेड दिया जाएगा, आपको कोई टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। Within a few years the company trade began स्टार्ट रैपिडली, थोड़े टाइम में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जब मुगल एम्पायर ने उनको अलाउ कर दिया उनका ट्रेड काफी अच्छा फ्लोरिश हुआ, बहुत अच्छा हुआ उनका। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th century देयर इंस्टीट्यूशन into the internal trade of Bengal became a cause of conflict। अब क्या होता है इसके बारे में देखिए, अली वर्दी खान रूल बंगाल वॉज वाइज एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस टाइम के रूलर थे, जो नवाब थे बंगाल के, वो काफी वाइज थे, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका काफी अच्छा था। ही सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराजू दौला, द यंग नवाब प्रोटेक्ट्स vehemently against the unlawful activities of the company of Bengal. These activity mainly include the unauthorized fortification। देखिए उन्होंने काफी इस चीज के लिए विरोध किया, जो fortifications हो रहे हैं, इनलीगल प्राइवेट ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है, जो ये सारी चीजें इनके खिलाफ उन्होंने किया, ठीक है। तो इनके खिलाफ जब उन्होंने किया तो ये एक तरीके से काफी सिचुएशन, एक तरीके से माहौल थोड़ा सा खराब हो गया। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अब तो वॉर करनी ही पड़ेगी इनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने, तब वो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव हु स्टार्टेड हिज कैरियर इन द कंपनी एज अ क्लर्क, देखिए वो अपनी कंपनी में एज अ क्लर्क काम किया करते थे, ठीक है, बट फिर धीरे धीरे करके उन्होंने, ये जो वॉर के पीछे का जो है गवर्नर वो यही थे, वॉज अ इंटेलिजेंट एंड वेरी क्लेवर मैन। कौन थे वो, बहुत इंटेलिजेंट एंड वेरी क्लेवर मैन थे। रिकॉग्नाइज द वीकनेस ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द बंगाल, देखिए उस टाइम पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बंगाल का बड़ा खराब था, इसी का फायदा उठा के उन्होंने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने, इसका फायदा उठाना चाहिए। ही यूज एवरी पॉसिबल मीन्स टू ब्रिंग डाउन द सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का कैसे वो बिल्कुल उनको ब्रिंग एकदम नीचे ले आए, सारी उन्होंने अपनी चीजें की। ही कॉन्स्पर्ड
विद सम ऑफ द करप्ट मेंबर ऑफ नवाब कोर्ट। देखिए उन्होंने जो उनके जो सहपाठी थे ना उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। फिर क्या हुआ, ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस द ब्रिटिशर accused सिराजुद्दौला ऑन द कॉन्स्पिरेसी ऑफ फ्रांस एंड अगेंस्ट द रॉबर्ट क्लाइव विद द स्मॉल आर्मी। वो फिर कि कौन सी तारीख को, 23 जून 1757 में वॉर हो जाता है किसके बीच में, जो ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला के बीच में। और कौन बनता है, कौन हारता है, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला एक बहुत इंटेलिजेंट, क्लेवर, वाइज किंग थे, वाई नवाब थे, बट तब भी ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। बट उस टाइम पे उल्टा सिराजुद्दौला के पास काफी फोर्स थी, काफी आर्मी थी, काफी सोल्जर थे, तब भी ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया, ठीक है, ठीक है। सिराजुद्दौला took winning against the conspiracy treasure and can defeated the battle। वो हार गए, मीर जाफर एंड पुट देम डेड। मीर जाफर मेड द नवाब। उनके बाद कौन बना, सिराजुद्दौला तो अब हार गए, अब ब्रिटिशर्स को तो जीत गए। अब और उसके बाद जो सिराजुद्दौला मरने के बाद कौन नवाब बनता है, मीर जाफर। और ब्रिटिशर ऐसे ही चाहते थे कि ऐसा कोई नवाब बने जो उनके इशारों पे काम करे, क्योंकि सिराजुद्दौला तो उनमें से नहीं था जो उनके इशारों पे काम करता हो, ठीक है। इसलिए वो ऐसा रूलर चाहते थे कि जो उनके इशारों पे काम करे। द कंपनी रिवॉर्डेड हिम विद अ ग्रांट ऑफ 24 परगनस एंड द लास्ट सम विद अ पेड टू द ऑफिसर इंक्लूडिंग क्लाइव, ठीक है। उनको काफी सारी चीजें उन कंपनीज ने दी, ठीक है। और वो उनको क्यों बनाया, क्योंकि वो जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे वो वैसा ही करता, ठीक है। तो ये है बैटर ऑफ प्लासी। अब हम बक्सर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कौन से ईयर में होता है, 1764। देखिए बक्सर पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा ही बचता है, ठीक है। सो बक्सर में क्या था, मीर कासिम वॉज अ एबल रूलर। मीर कासिम काफी अच्छे रूलर थे। As soon as he became the Nawab, he shifted the capital Murshidabad to Mongoor or Mangar to the distance himself from the concerned interference of British। उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया ताकि ब्रिटिशर्स उसमें इंटरफेरेंस ना करे। He trimmed the state expenditure, remove all the incompetency officer। देखो उन्होंने काफी सारी चीजें की कि जो भी इनकम्पिटेंट ऑफिसर्स थे, जो भी उनको लगता था ब्रिटिशर्स के साइड ले सकते, उनको सबको हटा दिया, ठीक है। अपनी कैपिटल भी चेंज कर दी। बट क्या होता है, जब उनके साथ जो वॉर होता है उसमें बक्सर के वॉर में भी वो लोग हारते हैं और ब्रिटिशर्स ही जीतते हैं, ठीक है। इसमें लिखा मीर कासिम ऑर्डर अब्लिशन ऑफ ऑल द इंटरनल ट्रेड ड्यूटी। दिस लेड टू अटैक टू द पटनास बाय ब्रिटिश एंड आफ्टर डिफीटिंग मीर कासिम द कंपनी रीस्टेटेड मीर जाफर नवाब। देखिए मीर कासिम को हराने के बाद मीर जाफर किंग बनता था, ठीक है। मीर कासिम जॉइन हिज हैंड विद सिराजुद्दौला नवाब एंड ये सारी चीजें। देखिए जब सिराजुद्दौला, मीर कासिम और कुछ नवाब ये सब एक साइड में थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स एक साइड में थे, तब भी ब्रिटिशर ही जीते और ये लोगों को हारना पड़ा, ठीक है। तो ये है हमारी बैटल ऑफ बक्सर। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अब हम पढ़ते हैं। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, द ग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश सॉवरेनिटी इन बंगाल विद लेड डाउन द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764 में हुआ था। फॉर द सेकेंड टाइम 1765 रॉबर्ट क्लाइव वॉज मेड द गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव बने सेकेंड टाइम गवर्नर जनरल, ओके। The company got the Nizam as well as Diwani over the Bengal as well as Allahabad Treaty, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव न्यू द कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ दीवानी वॉज वेस्ट इन द बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट उनका रहा था, ठीक है। तो ये छोटा छोटा तो नहीं, बट इसमें मेन जो चीजें थी वो थी प्लासी एंड बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने किस तरीके से देखा, सारी कंपनीज ने आपके कैसे इंडिया सेटलमेंट की। सबसे पहली कौन सी थी, पोर्चुगल, उसके बाद डच, उसके बाद जैसे ही इंग्लिश आई, ब्रिटिशर्स आया, उनको सूरत में राइट्स मिले, उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। आई होप ये वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, पढ़ के इंटरेस्ट लगा हो, अच्छी लगी हो वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।